Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 6 for class 11th and chapter is the law of motion. तो बेटा आज हमें जो बात करनी है बेटा आपको आज जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे, बहुत पेपर में पूछा जाता है बेटा इसको, एंगल ऑफ रिपोज। और देखो इसका जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज एंड टू शो दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द coefficient of static friction and also angle of friction is equal to the angle of repose। तो बेटे सबसे पहले समझते बेटे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अब बेटे मान लीजिए आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना। मान लीजिए बेटे इसको हम ओ ए नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये हमारे पास पेन है, ठीक है ना। ये इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मान लीजिए बेटे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, और मैं इसको जस्ट इंक्लाइन करता हूँ। जब मैं इसको इंक्लाइन करूँगा तो डेफिनेटली बेटे कोई ना कोई एक एंगल ऐसा होएगा जहाँ पर ये जो बॉडी होगी वो जस्ट बिगिनस टू स्लाइड हो जाएगी, यानी कि स्लाइड होगी नहीं बट जस्ट बिगिनस टू स्लाइड होगी। उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मान लीजिए बेटे हमने जो बेटे इसको जो इंक्लाइनेशन दिया है वो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हुआ बेटे वो समझिए बेटे हमारे पास अल्फ़ा हुआ, करेक्ट, और ये हमारे पास बी हो गया, करेक्ट। अब मान लीजिए बेटे इसके ऊपर जो बॉडी रखी है एम मास की, वो आपके पास ये एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। इसके सेंटर से दो बेटे जो वेट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो मान लीजिए बेटे ये तो हो गया बेटे आपके पास W इज इक्वल टू mg। अब जिसकी जो नॉर्मल डिरेक्शन होगी बेटे हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है, जो नॉर्मल डिरेक्शन होती है, जो नॉर्मल डिरेक्शन होती है बेटे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ओ बी का देखो बेटे जो नॉर्मल आएगा बेटा वो आपके पास ये आएगा लगभग। अब बेटा अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ तो 100% ये जो एंगल होगा यही वो सेम एंगल आपके पास अल्फ़ा ये होगा, ठीक है ना। तो आपके पास बेटे ये तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बेटे अगर आप इस वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो यानी कि आपके पास ये हो जाएगा बेटे mg cos अल्फ़ा, और ये जो हो जाएगा बेटे ये हो जाएगा आपके पास mg sin अल्फ़ा, करेक्ट, ठीक है ना। तो आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बेटे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एफएस मैक्सिमम, ये बेटा आपके पास ऊपर की तरफ लगेगा। ये तो प्रॉपर्टी होती है बेटे जिस भी तरफ मोशन, जिस डायरेक्शन में भी मोशन होता है उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटे वो ऊपर की तरफ रहा, तो यानी कि बेटे देखो जो फोर्स mg sin अल्फ़ा है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना चाहेगी। तो 100% फ्रिक्शन तो बेटा आपके पास ऊपर की तरफ लगी जाएगा। तो जो आपके पास जो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू जो अल्फ़ा हुआ बेटे वो आपके पास कौन सा हुआ, ये हुआ आपके पास एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ आपको एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन। एंगल ऑफ रिपोज इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो देखो बेटा आपके पास वेरियस फोर्सेस लगती हैं आपके पास। तो देखो बेटा इन इक्विलिब्रियम, अगर हम बेटे इन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो देखो बेटा इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो R इज इक्वल टू है वो आपके पास mg cos अल्फ़ा रहेगा नहीं रहेगा। अब देखो बेटे जो आपके पास जो mg जो R हो गया बेटे वो तो हो गया आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन, और mg sin अल्फ़ा हो गया बेटा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट, और आपके पास ये जो हो गया बेटे ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट। तो अब आपके पास बताओ बेटे जो एफएस मैक्सिमम होगा वो mg sin अल्फ़ा होगा नहीं होगा। बताओ बेटे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यानी इक्विलिब्रियम में बेटे ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी,
और नीचे वाली फोर्स ऊपर के बराबर होती है। अब बेटा अगर मान लिया बेटा इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं बेटे कि आप इक्वेशन नंबर 2 को हम बेटे इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो जब बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो बेटे ये mg साइन अल्फ़ा और mg कॉस अल्फ़ा रहेगा और ये आपके पास fs मैक्सिमम इज इक्वल टू आर रहेगा। तो बेटा इससे तो बेटा आपके पास ये कट जाता है, ठीक है ना। और जो साइन अल्फ़ा अपन कोस अल्फ़ा हो जाता है ये हो जाता है टेन अल्फ़ा। तो बेटा एज जो fs मैक्सिमम होता है वो म्यू एस आर होता है। तो बताओ बेटे इसको हम यहाँ पर म्यू एस आर लिख सकते हैं। तो बेटा अगर आर से आर कट जाता है, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है। तो बेटा यानी कि ये क्या प्रूव करता है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी कि द कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो बेटा आल्सो जो होता है बेटा आपके पास जो म्यू एस होता है वो हमारे पास टेन थीटा होता है। क्या होता है बेटा ये हमारे पास टेन थीटा होता है। वेयर जो थीटा है बेटा वो हमारे पास क्या है, इट इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है बेटा हमारे पास, ये जो थीटा है वो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो बेटा ये भी देखो म्यू इजिकल टू टेन अल्फ़ा भी है, अल्फ़ा क्या है बेटा एंगल ऑफ रिपोज, और म्यू इजिकल टू टेन थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा टेन अल्फ़ा इजिकल टू टेन थीटा रहा या नहीं रहा, और बताओ बेटा अल्फ़ा इजिकल टू थीटा रहा या नहीं रहा। तो बेटा इससे क्या प्रूव होता है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता ही है। इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में बेटा अक्सर पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक बेटे मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा।